चलिए अब एटॉमिक रेडियस के ऊपर बेस्ड जो हमने कंडीशंस देखी उसके बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियस। पहला केस यहां पर जो आपको दिख रहा है दैट इज KMnO4 MnO2 MnO, और इसमें आपको जो रेडियस कैलकुलेट करना है वो किसका रेडियस कैलकुलेट करना है बेटा, Mn का। अब मैंगनीज का रेडियस हर जगह कैलकुलेट करना, तो एक बात देखिए, क्या ये सारे डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट है या नहीं है, तो है। और डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट में मैं आपको बार बार बोल चुका हूं एक ही केस लगाना होता है, बार बार एक ही हथियार, दैट इज Z इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। अगर Z इफेक्टिव निकल गया, Z इफेक्टिव ज्यादा तो साइज कम, और Z इफेक्टिव कम तो साइज ज्यादा। चलिए अप्लाई करते हैं इसको। यहां पर Mn पे जो चार्ज है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो +7 निकलेगा, यहां पर +4, यहां पर +2। अब आप देख रहे हैं सेम स्पीशीज सेम एलिमेंट के डिफरेंट स्पीशीज में जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा Z इफेक्टिव बढ़ेगा और साइज कम हो जाएगा। इसका मतलब है जो Mn के रेडियस का ऑर्डर आ जाएगा, अगर मैं KMnO4 की बात करूं, इसके अलावा अगर मैं MnO2 की बात करूं और सपोज मैं MnO की बात कर रहा हूं, तो यहां पर जो ऑर्डर आएगा जिसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, Z इफेक्टिव ज्यादा, Z इफेक्टिव ज्यादा, तो साइज कम, और इस तरह से साइज का इंक्रीजिंग ऑर्डर आ जाएगा। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अगला जो केस आपको दिख रहा है दैट इज बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। आपको बोला भी गया था ग्रुप 13 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रुप है, क्योंकि इकलौता ऐसा ग्रुप है जहां पर दोनों टाइप के कॉन्ट्रैक्शंस लग रहे होते हैं, ट्रांजिशन एज वेल एज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। याद करें इसके साइज का ऑर्डर आपको बताया गया था, बोरॉन, फिर कायदे से एल्यूमिनियम और गैलियम का साइज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट देखा जाता है, फिर आता है इंडियम, और फिर साइज ऑलमोस्ट क्या होता है बेटा, इक्विवेलेंट होता है। लेकिन याद करेंगे इसमें कुछ चेंजेस बताए गए थे, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन इनका साइज इक्वल है, इनका साइज इक्वल है। लेकिन मैंने आपको बार बार बोला था एनसीईआरटी में वैल्यूज आपको गिवन है, और आलू गाजर में से एक्चुअली बड़ा कौन होता है, आलू। और इन थैला में अगर मैं बात करूं तो एक्चुअल बड़ा साइज किसका होता है, जनरली जब डाउन द ग्रुप जाते हैं शेल बढ़ने की वजह से इसका साइज ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। एग्जैक्ट ट्रेंड अगर हम लोग बनाने जाए तो एग्जैक्ट ट्रेंड इसका जो बन के आएगा वो यहां पर कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा कि गैलियम और एल्यूमिनियम की पोजीशन जो है वो आपस में क्या हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी। तो ये एग्जैक्ट ट्रेंड आता है ग्रुप 13 के साइज का। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, करोड़ों मोल वाला। आपको मैंने बोला है जब भी एटॉमिक रेडियस हो, आयोनाइजेशन एनर्जी हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, 4-5 तरह के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, सेम पीरियड, सेम ग्रुप, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट, या फिर रैंडम केसेस आने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो अभी आप पहले चेक करिए करोड़ों मूल वाला, क्या ये सेम पीरियड का केस है, तो बिल्कुल नहीं। क्या ये सेम ग्रुप का केस है, यस। और ये ग्रुप कौन से ब्लॉक को बिलोंग करता है, डी ब्लॉक को। याद करें लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था डी ब्लॉक में कि ग्रुप 4 से लेकर ग्रुप 12 तक 3D से बड़ा साइज 4D का, और 4D 5D का साइज ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, इक्विवेलेंट हो जाता है ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट केस पे, Cl35 Cl37। इस केस को देखें, क्या ये क्लोरीन के दो आइसोटोप्स दिख रहे हैं बेटा, यस। अब आइसोटोप्स में एक बात ध्यान रखिएगा, साइज का ऑर्डर हमेशा सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा, क्योंकि एक्चुअल में आइसोटोप्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज बराबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज बराबर है। जो क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, 2 का जो डिफरेंस दिख रहा है, दैट इज ड्यू टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं, इसकी वजह से उससे अट्रैक्शन रिपल्शन में कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा। तो यहां पर जो दोनों का साइज होगा Cl35 और Cl37, दोनों का साइज आपको क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट मिलेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, H माइनस Li प्लस Be प्लस 2। देखिए क्या ये सेम पीरियड का केस है, नहीं। सेम ग्रुप का केस है, नहीं। क्या डिफरेंट स्पीशीज पे चार्ज दिख रहा है, यस। तो ये आते ही दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है, हो सकता है ना भी हो, बट चेक करिए तो ये आपको सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज देखने को मिलेंगे, सारे के सारे 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। और जब भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आ जाए या डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट आ जाए, इन केसेस में हमेशा बार बार एक ही हथियार, दैट इज Z इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। जिसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, Z इफेक्टिव ज्यादा तो साइज कम। मतलब यहां पर H माइनस का साइज सबसे बड़ा, उससे छोटा Li प्लस, और सबसे छोटा Be2 प्लस, ये आ जाएगा ऑर्डर। नेक्स्ट केस की बात करें, देखिएगा ध्यान से, यहां पर जो ऑर्डर आपको निकालना है, केस देखिएगा, केस समझने की कोशिश करिएगा।
क्या NOPS, क्या ये सारे के सारे एलिमेंट सेम पीरियड के हैं? नहीं। क्या ये एलिमेंट सेम ग्रुप के हैं? नहीं। क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? बिल्कुल भी नहीं। और क्या ये डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट? नहीं। मतलब 4 टाइप के केसेस जो बनते हैं वो ये नहीं है। अब 5वें टाइप का जो केस आता है वो होता है, खासकर पी ब्लॉक के लिए क्वेश्चन आपको रेडियस, IE, EA, EN में भी देखने को मिलेगा। वो होता है एलिमेंट्स ऑफ 2 एडजेसेंट पीरियड्स एंड एलिमेंट्स ऑफ 2 एडजेसेंट ग्रुप्स। ध्यान से देखना, NOPS की जब मैं बात कर रहा हूं तो बेटा ये एलिमेंट ग्रुप 15 और ग्रुप 16 के हैं। आप लोगों को इतना आसानी से पता है। यहां पर आएगा नाइट्रोजन, यहां आएगा फास्फोरस, यहां आएगा ऑक्सीजन, यहां आएगा सल्फर। क्या ये 2 एडजेसेंट ग्रुप हैं या नहीं है? तो है। साथ ही साथ क्या ये 2 एडजेसेंट पीरियड हैं या नहीं है? तो ये सेकंड पीरियड है और ये थर्ड पीरियड है। कभी भी इस तरह का अगर साइज में, एटॉमिक रेडियस में क्वेश्चन मिले 2 एडजेसेंट पीरियड और 2 एडजेसेंट ग्रुप का, तो बेटा अगर ये क्वेश्चन पी ब्लॉक के लिए, ध्यान रखना एस ब्लॉक के लिए जो बोल रहा हूं वो अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि एस ब्लॉक का हमने जिग-जैग वाला ऑर्डर बनाया था, याद करें। पी ब्लॉक के लिए जब भी 2 एडजेसेंट पीरियड, 2 एडजेसेंट ग्रुप का केस आए, हमेशा 2 फैक्टर्स रहते हैं। या तो आपको जेड इफेक्टिव देखना है या शेल नंबर देखना है। ध्यान रखिएगा, रेडियस के केस में डोमिनेटिंग फैक्टर विल बी शेल नंबर। रेडियस के केस में डोमिनेटिंग फैक्टर विल बी शेल नंबर। अगर शेल नंबर डोमिनेट कर रहा है तो इसका मतलब है सेकेंड शेल और थर्ड शेल में से बड़ा साइज किसका होगा? थर्ड शेल वाले का। मतलब इनका साइज, इन दोनों का साइज एन और ओ के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। अब बाकी काम बहुत आसान है। क्या नाइट्रोजन ऑक्सीजन सेम पीरियड के हैं या नहीं है? लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, जेड इफेक्टिव हम लोग लगाते हैं। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, साइज कम हो जाएगा। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, साइज कम हो जाएगा। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, साइज कम हो जाएगा। तो अल्टीमेट जो ऑर्डर बन के आ रहा है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का साइज छोटा, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन में भी छोटा कौन है? तो ऑक्सीजन का साइज छोटा, उससे बड़ा नाइट्रोजन। और फास्फोरस सल्फर में छोटा कौन है? तो वो है सल्फर, और बड़ा साइज किसका आ जाएगा? फास्फोरस का। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ साइज। ठीक है, अब आगे बात करता हूं मैं। नेक्स्ट जो केस बन रहा है यहां पर देखेंगे ध्यान से। अगला जो केस आ रहा है, अगला जो पार्ट आ रहा है आपके सामने, दैट इज लैंथेनम, सीरियम, गैडोलिनियम एंड ल्यूटेशियम +3 स्टेट में। याद करिए प्रीवियस लेक्चर में 4f एलिमेंट्स के 2 ऑर्डर हमने पढ़े थे, एक तो नॉर्मल न्यूट्रल फॉर्म में और दूसरा आयनिक फॉर्म में, और मैंने बोला था +3 इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ये तीनों एलिमेंट 4f को बिलोंग करते हैं, बट लैंथेनम को मैंने बोला था कई बार, जब भी लैंथेनाइट्स की बात होगी लैंथेनम को भी इंक्लूड कर दिया जाता है और कोई चेंज नहीं आएगा। नॉर्मल ट्रेंड लगाना है बेटा। याद करें सीरियम +3, गैडोलिनियम +3, पहले इसको अरेंज कर दीजिएगा। कई बार क्या होता है, ल्यूटेशियम इधर दे देगा, गैडोलिनियम उधर दे देगा, तो हम ध्यान नहीं देते और उसके हिसाब से अरेंज कर देते हैं। ध्यान रखना, एलिमेंट को पहले 58 से 71 के सीक्वेंस में अरेंज कर दें, या 57 से 71 के सीक्वेंस में अरेंज कर दें। लेफ्ट टू राइट जब आप मूव कर रहे हैं, नंबर ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, एफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, साइज कम हो जाएगा। इसका मतलब जो ऑर्डर है, La+3 सबसे बड़ा, फिर सीरियम +3, फिर गैडोलिनियम +3, और लास्ट में आ जाएगा ल्यूटेशियम +3। तो ये ओवरऑल ऑर्डर यहां पर निकल के आता है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज वुड बी, आप देखें फिर से वही अप्रोच। क्या ये सारे एलिमेंट सेम पीरियड के हैं? तो नहीं। क्या ये सेम ग्रुप के हैं? यस। और ये ग्रुप एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक में से कहां बिलोंग करता है? डी ब्लॉक को हम लोग जानते हैं, ये डी ब्लॉक का ग्रुप 10 है, और ग्रुप 10 नहीं पढ़ोगे पिटोगे। आपको लास्ट लेक्चर में बोला गया था डी ब्लॉक में ग्रुप 4 से लेकर ग्रुप 12 तक सीक्वेंस जो बनता है, डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ेगा 3D से 4D में, और 4D 5D का साइज ऑलमोस्ट क्या मिलता है बेटा? इक्वल मिलता है। तो अब देखिए निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम ऑलमोस्ट इक्वल वाला साइज आपको देखने को मिल रहा है। सो दिस विल बी द करेक्ट ऑर्डर। अब देखो यहां पर तो निकल का साइज ही बड़ा दे रखा, हो नहीं सकता। निकल का साइज इंटरमीडिएट दे रखा, हो नहीं सकता। और यहां निकल से बड़ा प्लैटिनम और प्लैटिनम से बड़ा पैलेडियम, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये यहां पर ऑर्डर आ जाता है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट रेडियस? सबसे बड़ा साइज बताना है आपको। अब पहले तो यहां पर आपको कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है। जब भी कॉन्फ़िगरेशन में क्वेश्चन आए, पहले आप एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। तो बेटा ये इसका जो कोर है, ये तो हर जगह इक्वल है। 3s2 का मतलब है ये मैग्नीशियम है, 3p1 का मतलब है एल्यूमिनियम, 3p3 मतलब फास्फोरस,
और 3p5 मतलब क्लोरीन। क्या ये सारे एलिमेंट सेम पीरियड के हैं या नहीं है? तो है। और सेम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज होता है, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम, हम लोग इसका सीक्वेंस बना लेते हैं। मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम आता है, एल्यूमिनियम के बाद फिर सिलिकॉन, फास्फोरस, फिर सल्फर, क्लोरीन। और लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो मैक्सिमम साइज आपको किसका देखने को मिलेगा? दैट इज ऑफ मैग्नीशियम। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूं, ध्यान से देखें। S-2 इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक, नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आप S-2 में हम लोग जानते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा? 18, 16 सल्फर के और -2 मतलब 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए। अब आप बस इजीली चेक कर सकते हैं। आर्गन कंटेन्स 18 इलेक्ट्रॉन, Cl- कंटेन्स 18 इलेक्ट्रॉन, HS- बेटा सल्फर के 16, हाइड्रोजन का 1 और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का आया, तो ये तीनों तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। टाइटेनियम +3 इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर है 22 और 22 में से 3 इलेक्ट्रॉन जब आप निकालेंगे तो 19 इलेक्ट्रॉन्स है, विच इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ 18 इलेक्ट्रॉन्स। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, डिटरमाइन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियस। क्वेश्चन देखें, Na+, Mg2+, Cl-, S-2, Br-, I-। क्या ये सेम पीरियड के एलिमेंट है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये न्यूट्रल नहीं है। क्या ये सेम ग्रुप के हैं? नहीं। जब भी चार्ज वाले केसेस आए तो दो पॉसिबिलिटीज होती है, या तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक या डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट। ये आपको क्लियरली दिख रहा है कि सेम एलिमेंट के डिफरेंट स्पीशीज तो नहीं है। तो अब आपको क्या देखना है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक देखना। अब देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक में चेक करें, Na+ और Mg2+, क्या ये 10 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है? यस। Cl- S-2, क्या ये 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है? यस। Br-, क्या ये 36 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है? यस। और I-, क्या ये 54 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है? यस। एक जनरल ट्रेंड होता है, जनरल बात कर रहा हूं, ठीक है ना, इसके एक्सेप्शंस होते हैं। जनरली 2 इलेक्ट्रॉन नोबल गैस के बेसिस पर बात कर रहा हूं। 2 इलेक्ट्रॉन नोबल गैस होती है, 10 इलेक्ट्रॉन होती है, 18 इलेक्ट्रॉन, 36 इलेक्ट्रॉन, 54 इलेक्ट्रॉन और फिर 86 इलेक्ट्रॉन। इसमें एक शेल होता है, इसमें 2 शेल होते हैं, 3, 4 और 5 शेल्स आते हैं। जैसे जैसे शेल नंबर बढ़ता है जनरली साइज क्या होता है बेटा? इंक्रीज होता है। तो ये अप्रोच आपको रखना है इस टाइप के क्वेश्चंस में। अब देखिए 10 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, तो 10 इलेक्ट्रॉन में कौन आ रहा है? सोडियम और मैग्नीशियम। इसका मतलब है Na+ और Mg2+, है ना। अभी इन दोनों का ऑर्डर हम लोग बाद में बनाएंगे। इनसे बड़ा साइज है ना, 10 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज से बड़ा साइज किसका होगा? 18 इलेक्ट्रॉन का। मतलब Cl- एंड S-2 का साइज बड़ा होगा, क्योंकि ये 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। 18 इलेक्ट्रॉन से बड़ा कौन होगा? 36 इलेक्ट्रॉन। और 36 इलेक्ट्रॉन से बड़ा कौन होगा? 54 इलेक्ट्रॉन। अब Na+ Mg2+ की अगर मैं बात करूं तो क्या ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? तो यस, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में एक ही हथियार काम में आने वाला है, Z इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव। जिसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, Z इफेक्टिव ज्यादा, और Z इफेक्टिव ज्यादा तो साइज कम। इसका मतलब है Mg2+ का साइज छोटा होगा, Na+ का साइज बड़ा होगा। इन दोनों का ऑर्डर बन गया। अब Cl- S-2, अगेन दीज टू आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। Z इफेक्टिव वाला फॉर्मूला लगाइए, एक ही हथियार बार बार बेटा। जिसका नेगेटिव चार्ज कम, ठीक है, उसका Z इफेक्टिव ज्यादा, और जिसका नेगेटिव चार्ज ज्यादा उसका Z इफेक्टिव कम। तो बेटा साइज का ऑर्डर जो आ जाएगा वो ये आ जाएगा, Z इफेक्टिव ज्यादा तो साइज छोटा, Z इफेक्टिव कम तो साइज बड़ा, और इसके बाद आ जाएगा Br- एंड I-। तो ये ऑर्डर आ जाता है, ये सीक्वेंस आ जाता है। ध्यान रखें, जनरली इस कॉन्सेप्ट को आपको यूज करते हुए इस टाइप के क्वेश्चंस को फॉलो करना होता है, अप्रोच करना होता है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सेकेंड क्वेश्चन जो यहां पर आ रहा है उसको भी देखें ध्यान से। क्या यहां पर अगेन आपको ये डिफरेंट स्पीशीज पे डिफरेंट चार्ज दिख रहा है? तो यस। ऐसे क्वेश्चन में क्या ये सेम एलिमेंट है? नहीं। तो इसका मतलब है ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाला केस हो सकता है। अप्लाई कर रहे हैं, ये दोनों आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ये दोनों आ जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, और ये दोनों आ जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। अभी मैंने आपको बोला था 2 से बड़ा साइज किसका होता है? 10 का। 10 से बड़ा साइज किसका होता है? 18 का। इसके हिसाब से यह ऑर्डर आना चाहिए। क्या ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? यस। अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में बात करें तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा तो साइज छोटा, ऐसा कुछ होना चाहिए था। इससे बड़ा साइज 10 इलेक्ट्रॉन वालों का, तो इसमें पॉजिटिव ज्यादा साइज छोटा, पॉजिटिव कम साइज बड़ा। और इसके बाद 18 इलेक्ट्रॉन वाले दोनों देखें तो बेटा जिसका नेगेटिव चार्ज कम
साइज कम, नेगेटिव चार्ज ज्यादा, साइज ज्यादा। ये ट्रेंड आपका निकल के आएगा जो हमने प्रीवियस कॉन्सेप्ट पढ़ा, लेकिन ये ट्रेंड गलत है। क्यों ये ट्रेंड गलत है? ध्यान से सुनिएगा, क्यों ये ट्रेंड गलत है? लिथियम की वजह से। याद करें लास्ट क्लास में एस ब्लॉक में मैंने आपको बोला भी था कि लिथियम और मैग्नीशियम के आयनिक फॉर्म में डायगोनल रिलेशनशिप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बोला गया था, और आयनिक और एटॉमिक फॉर्म में दोनों का साइज ऑलमोस्ट इक्वल होता है, बट आयनिक फॉर्म में स्लाइटली ग्रेटर साइज आपको किसका मिलता है? Li प्लस का। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो इस एक्सेप्शन की वजह से, इस वैल्यू बेस्ड ऑर्डर की वजह से चेंज हो जाएगा। और ट्रेंड क्या बनेगा? देखिए, बेरिलियम 2+ सबसे छोटा, ठीक है, फिर Al+3 और Mg+2 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका ऑर्डर जैसा होना था वैसा ही होगा। लेकिन Li+ का साइज क्या Mg2+ से बड़ा बताया गया था? यस, तो यहां पर अब आएगा Li+, और बाकी 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, NiN का साइज जनरली बड़ा ही होता है। तो दिस विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस इन दिस केस। चलिए आगे बात कर रहा हूं। नेक्स्ट जो केस है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट यहां पर मैं डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि लिथियम और आयोडीन का साइज या एटॉमिक रेडियस कंपेयर करें, ध्यान से सुनिएगा। एक जनरल अप्रोच है, मैंने आपको बोला 2, 3, 4, 5 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेम पीरियड, तो ये दोनों सेम पीरियड के बिल्कुल नहीं है। आपको पता है लिथियम यहां है और आयोडीन यहां पर है पीरियोडिक टेबल में, ग्रुप 1 में लिथियम और ग्रुप 17 के अंदर आपको कौन दिखेगा? आयोडीन। तो बेटा ये सेम पीरियड के नहीं है, ये दोनों सेम ग्रुप के नहीं है, ना दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ना दोनों डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट। इसके अलावा एक और केस बताया था, 2 एडजेसेंट पीरियड और 2 एडजेसेंट ग्रुप, ये वैसे भी नहीं है। इसका मतलब ये केस कैसा आ गया? रैंडम केस आ गया। हालांकि साइज में रैंडम केसेस को कंपेयर कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये वैल्यू बेस्ड बातें होती है, बट फिर भी एक जनरल अप्रोच, जनरल कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये वैल्यूज एनसीईआरटी पीरियोडिक टेबल में दे रखी है आपको, उस बेसिस पे ये क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए हम इसे डिस्कस कर रहे हैं। एक बात बताइए, लिथियम क्या है? मेटल है या नॉन मेटल है? तो मेटल है, और मेटल के लिए हम लोग कौन सा रेडियस निकालते हैं? मेटालिक रेडियस, ठीक है। आयोडीन मेटल है या नॉन मेटल है? ग्रुप 17 नॉन मेटल है। नॉन मेटल के लिए हम लोग कौन सा रेडियस निकालते हैं? कोवेलेंट रेडियस। और आपको एक बात बताई गई थी, 3 टाइप के रेडियस मेनली हमने डिस्कस किए थे, वंडरवॉल रेडियस, मेटालिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस। तो बताइए, मेटालिक और कोवेलेंट में तो ओवरलैपिंग होती है, साइज छोटा होता है, और यहां मेटालिक रेडियस का साइज जनरली क्या होता है? कोवेलेंट से बड़ा होता है। और इसीलिए ध्यान रखें, लिथियम और आयोडीन में अगर आप शेल नंबर से सॉल्व करने जाएंगे तो इसमें कितने शेल आएंगे? 2 शेल, और इसमें कितने शेल आएंगे? 5 शेल्स। तो उस हिसाब से दिमाग ऐसा चलेगा कि 5 शेल है, साइज ज्यादा होना चाहिए। नहीं, शेल वाला जो कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा, वो कहां लगाना है? सेम ग्रुप में, या फिर मैंने अभी आपको बोला था पी ब्लॉक के अंदर 2 एडजेसेंट पीरियड, 2 एडजेसेंट ग्रुप, तो शेल नंबर डोमिनेट करेगा। लेकिन जब उनमें से कोई केस ना हो, ना सेम ग्रुप हो, ना 2 एडजेसेंट पीरियड, 2 एडजेसेंट ग्रुप हो, तो बेटा आपको मेटालिक और कोवेलेंट में से मेटालिक रेडियस का साइज जनरली क्या मिलेगा? ज्यादा ही मिलेगा। चलिए एक और क्वेश्चन यहां डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। आपको बोला H-, F-, Cl-, Br-, बोला गया साइज या रेडियस का ऑर्डर निकालिए। ना तो ये न्यूट्रल है, ठीक है, तो ना तो सेम पीरियड होगा, ना सेम ग्रुप होगा। अब इनमें अलग अलग एलिमेंट्स पे अलग अलग चार्ज मतलब दिख रहा है, अलग अलग स्पीशीज पे, तो ये सेम एलिमेंट के डिफरेंट स्पीशीज भी नहीं होंगे, तो ये क्या निकलेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाला कॉन्सेप्ट देखें तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी नहीं है। अब आप आइए, इसके इलेक्ट्रॉन देखिए, कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, इसके कितने इलेक्ट्रॉन है? 10, इसके कितने इलेक्ट्रॉन है? 18, और इसके कितने इलेक्ट्रॉन है? 36। अभी आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि 2 से बड़ा साइज जनरली 10 का, 10 से बड़ा साइज जनरली 18 का, 18 से बड़ा साइज जनरली 36 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का हम लोग बोलते हैं। यहां पर अगर उस बेसिस पे हम लोग ऑर्डर बनाए, है ना, साइज का या रेडियस का ऑर्डर बनाए, तो क्या ऑर्डर बनना चाहिए? H- से बड़ा, F- से बड़ा, Cl- से बड़ा, Br-, ये ट्रेंड आना चाहिए। बट ये ट्रेंड बिल्कुल गलत है बेटा, रॉन्ग है ये ट्रेंड। क्यों रॉन्ग है? वैल्यू बेस्ड एनसीईआरटी के अंदर आप देखेंगे तो H- का हाइड्राइड आयन का जो वैल्यू है वो इवन Br- से भी ज्यादा मिलता है आपको। तो इसका जो एक्चुअल ट्रेंड है, ठीक है, वैल्यू बेस्ड बात है, एक्चुअल ट्रेंड, एक्चुअल ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो एक्चुअल ट्रेंड क्या बनेगा? F- से बड़ा, Cl- से बड़ा, Br- से बड़ा, H- का साइज आपको देखने को
मिलेगा। तो ये एक वैल्यू बेस्ड ट्रेंड है जो आपको याद रखना है, एक्सेप्शनल ट्रेंड है जो आपको याद ही रखना होगा। चलिए अब इसी में एक पॉइंट और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो ये है कि आपको देखने में ऐसा लगता है कि अगर आपसे कभी भी मोनो एटॉमिक एनायन के बारे में पूछा जाए, क्या पूछा जाए बेटा, मोनो एटॉमिक एनायन और स्मॉलेस्ट एनायन, चाहे मोनो हो चाहे पॉली हो, स्मॉलेस्ट एनायन का जब भी क्वेश्चन आ जाए तो देखने में ऐसा लगता है कि 2 इलेक्ट्रॉन वाला ये जो एनायन है ये स्मॉलेस्ट होता, लेकिन वैल्यू बेस्ड हमने देखा कि सबसे छोटा साइज इनमें से किसका है बेटा, F माइनस का। तो जब भी आपको एग्जाम में पूछे स्मॉलेस्ट एनायन या स्मॉलेस्ट मोनो एटॉमिक एनायन, तो ध्यान रखिएगा वो स्मॉलेस्ट मोनो एटॉमिक एनायन H माइनस नहीं होगा, वो स्मॉलेस्ट मोनो एटॉमिक एनायन कौन हो जाएगा, F माइनस। तो स्मॉलेस्ट एनायन पूछे या स्मॉलेस्ट मोनो एटॉमिक एनायन पूछे, वो कौन हो जाएगा, F माइनस। चलिए एटॉमिक रेडियस के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी। हालांकि थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है इन टर्म्स में, बट हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली हम इन्हें एक दूसरे के बदले आसानी से यूज कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन इसका जो होगा दैट विल बी बाय आईपी और आईई। आईपी स्टैंड्स फॉर आयनाइजेशन पोटेंशियल, आईई का मतलब आयनाइजेशन एनर्जी। और अगर मैं कहीं पर इस तरह से रिप्रेजेंट कर दूं, सपोज डेल्टा एच आई ई, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वी आर टॉकिंग अबाउट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑल्सो। ठीक है, अब होता क्या है आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो हम लोग जानते हैं जब कोई भी एटम होता है तो एटम के सेंटर में क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस, और कई सारे शेल्स इसके आसपास होते हैं। आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे होता है, और डिस्टेंस पे होने की वजह से इस पर न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन होता है वो सबसे कम होता है। और अगर अट्रैक्शन कम है तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना कंपैरेटिवली क्या होता है, इजी। इसीलिए जब भी हम किसी भी एटम को आयोनाइज करते हैं, आयोनाइज करने का मतलब है कैटायन फॉर्म कराते हैं, इलेक्ट्रॉन रिमूव कराते हैं, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन आप जानते भी होंगे कहां से निकलता है, आउटर मोस्ट शेल से निकलता है, क्योंकि उस पर लगने वाला अट्रैक्शन क्या होता है बेटा, सबसे कम होता है। अब एक बात समझे, न्यूक्लियस जो है और इलेक्ट्रॉन जो है, न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव। तो प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, तो अट्रैक्शन होगा। और जब भी इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है, मतलब इन दोनों को सेपरेट करना है, तो आपको इस अट्रैक्शन को तोड़ना पड़ेगा, और अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हमेशा एनर्जी देनी पड़ेगी। और जब आप एनर्जी दोगे तो ये जो एनर्जी हम लोग प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आउटर मोस्ट शेल में से किसी भी एटम के, उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। और उस डिफरेंस इन एनर्जी को, जो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट में जो एनर्जी का डिफरेंस है, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी, बट हम लोग इसे आयनाइजेशन एनर्जी ही बोलने वाले होंगे। देखिए इसके डेफिनेशन पे बात करता हूं। सबसे पहले इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। यहां पर कुछ खास बातें हैं जिन पर ध्यान देना है। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम, फ्रॉम न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम भी मैं बोल सकता हूं। देखिए हमेशा जब भी कोई एटम आप लेंगे तो एटम का जो लैटिस होगा या एटम का जो एग्जिस्टेंस होगा दैट कुड बी इन सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैस। लेकिन सॉलिड में पैकिंग बहुत अच्छी होती है, लिक्विड में थोड़ी दूर, गैसियस में और दूर। तो गैसियस में अट्रैक्शन सबसे वीक होता है, और अट्रैक्शन वीक होता है तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाता है, आसान। इसीलिए हम गैसियस एटम की बात कर रहे हैं। और एटम कैसा होना चाहिए, आइसोलेटेड, किसी और से जुड़ा हुआ, बॉन्डेड नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर बॉन्डेड है तो सामने वाले का भी अट्रैक्शन लग रहा होगा। तो आइसोलेटेड गैसियस एटम में से लूजली बॉन्डेड, मोस्ट लूजली बॉन्डेड, मतलब आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो सबसे मिनिमम होती है। और उस मिनिमम एनर्जी को हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, एज आयोनाइजेशन एनर्जी। देखिए आइसोलेटेड का मीनिंग ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, विदाउट एनी बॉन्डिंग विद अदर एटम, किसी दूसरे एटम से नॉन बॉन्डेड होना चाहिए, बॉन्डेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, डायग्राम देखें। एक एटम है, उसका न्यूक्लियस है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, उसका इलेक्ट्रॉन है जिस पर नेगेटिव चार्ज है। प्लस और माइनस के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। ये प्लस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अब इस इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकालना है तो हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ी, और ये जो एनर्जी हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं, इस एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब एक बात समझें, जब भी प्लस माइनस का अट्रैक्शन है तो आपको अट्रैक्शन तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ी।
एनर्जी देनी पड़ी मतलब प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, और एनर्जी दी, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई मतलब प्रोसेस कैसा हो जाएगा, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक। तो हम जानते हैं एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है मतलब ये एंडोथर्मिक होगा। और एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एच जो एंथैल्पी का रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव, क्योंकि फाइनल कंडीशन में एनर्जी ज्यादा हो गई है एब्जॉर्ब होने की वजह से, तो आपका फाइनल माइनस इनिशियल का जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव होने वाला है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। इलेक्ट्रॉन cannot be removed from solid state of an atom, it has to be converted into gaseous form। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि हम गैसियस फॉर्म में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, क्योंकि सॉलिड में पैकिंग अच्छी होती है, अट्रैक्शन अच्छा होता है, और अट्रैक्शन अच्छा होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें मिनिमम एनर्जी चाहिए, और वो मिनिमम एनर्जी सॉलिड में नहीं मिलेगी, कहां मिलेगी, गैसियस फॉर्म में। ठीक है, अब सुने, जनरली जब इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकाला किस में से जाता है, मेटल में से। ऑब्वियसली मेटल कैटायन इजीली फॉर्म करते हैं, और मेटल जनरली आपको कौन से फॉर्म में मिलते हैं, सॉलिड। तो सॉलिड फॉर्म से मेटल को आप जनरली किस में कन्वर्ट करेंगे, गैसियस फॉर्म में। और क्लास 9th में आप लोग ये पढ़ते हैं कि सॉलिड टू गैसियस कन्वर्जन या गैसियस टू सॉलिड कन्वर्जन जो होता है, वाइस वर्सा, इट इज नोन एज सब्लिमेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस। आगे बात करें, फॉर एनी न्यूट्रल एटम, ध्यान देना इस बात पे, न्यूट्रल एटम की बात हो रही है, कोई भी न्यूट्रल एटम पूरे पीरियोडिक टेबल का आप ले लें, उसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो प्रोसेस हमेशा कैसी होगी, एंडोथर्मिक होगी। और एंडोथर्मिक होने की वजह से डेल्टा एच का जो साइन आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। न्यूट्रल के लिए ये बात करी हमने। आगे जब हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ लेंगे तब हम आयंस के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा पॉइंट। तो न्यूट्रल एटम के लिए ये वाला जो पॉइंट है, इट इज ऑलवेज वैलिड। आयंस में कुछ चेंजेस आते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे देखें, जो यूनिट्स की बात कर रहे हैं, तो अगर एक एटम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, बट जनरली हम एंथैल्पी वगैरह जो निकालते हैं वो 1 मोल के लिए निकालते हैं, तो उस हिसाब से एनर्जी की यूनिट किलो कैलोरी पर मोल या किलो जूल पर मोल हो जाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट यहां पर आ रहा है, ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव का मतलब क्या, वन आफ्टर दी अदर, और आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लगने वाली एनर्जी। मतलब कोई एक एटम आपने लिया और उसमें से सपोज मैंने बात करी एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में हम जानते हैं कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। और क्या एल्यूमिनियम +3 आयन भी बनाता है, तो बनाता है। +3 आयन बनाने का मतलब उसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज करे होंगे, 3। और तीनों इलेक्ट्रॉन कभी भी एक साथ लूज नहीं होते, इलेक्ट्रॉन वन आफ्टर दी अदर लूज होते हैं। तो जब आप एल्यूमिनियम के अंदर से पहला इलेक्ट्रॉन, पहला लास्ट जो, पहला कहने का मतलब है आउटर मोस्ट जो 13th इलेक्ट्रॉन है, तो वो जो पहला इलेक्ट्रॉन आप निकाल रहे हो, उसको निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसे मैं क्या बोलूंगा, आयनाइजेशन एनर्जी 1, IE1। फिर इलेक्ट्रॉन निकालते ही एल्यूमिनियम का प्लस आयन बन गया, Al+ बन गया। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला आउटर मोस्ट शेल में से, तो उसके लिए जो एनर्जी देनी पड़ी होगी दैट विल बी IE2, और Al+2 बना। और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ी होगी वो IE3 कहलाएगी। उसी के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, वन आफ्टर द अदर। देखिए, फॉर एन एटम, है ना, मेटल ले रखा है, गैसियस फॉर्म में लेना है मेटल को। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी आर एज फॉलोज। सबसे पहले एक मेटल है गैसियस फॉर्म में, इसको आपने कुछ एनर्जी दी, क्योंकि अभी हमने बात कर रहा था न्यूट्रल एटम्स के लिए IE का जो प्रोसेस होता है वो कैसा होता है बेटा, एंडो। तो आपने मेटल को कुछ एनर्जी दी, उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकल गया और मेटल किस में कन्वर्ट हो गया, M+ में। ये जो एनर्जी आपने प्रोवाइड करी है, दिस एनर्जी इज यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, दैट इज लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द आउटर मोस्ट शेल। तो इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, E1 या IE1 भी बोल सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, IE1। अब इसी मेटल का जो ये आयन बना, इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो उस M+ में से एक और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी आपने दी उसे हमने क्या बोला, E2। E2 का मतलब है दिस इज सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, इट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज IE2। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद M+2 बन गया। सपोज एक और आयनाइजेशन एनर्जी आपको देनी है, तो M+2 को M+3 में कन्वर्ट करा, एक और इलेक्ट्रॉन निकाला। इस तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी हमने दी दैट विल बी नोन एज थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी,
एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज IE3। अब बात ये आती है कि सर कितनी आयोनाइजेशन एनर्जी देना, 1 2 3। तो एक बात बताइए, किसी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन, जैसे सोडियम की मैं बात करूं, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन है 11, तो मैं 11 के 11 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूं, I1 I2 I3 अप टू IE11, पर उसके बाद तो कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, तो निकाल नहीं पाएंगे। हालांकि सोडियम एग्जिस्ट करता है जनरली Na+ के फॉर्म में, बट अगर हम चाहें तो सारे इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं, बस उसके लिए हमें एनर्जी देते रहना पड़ेगा। अब देखो एक बात समझिएगा, जब हम यहां पर इस रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं बेटा, इस रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा, M+1 M+2 M+3 तीन एनर्जी दिख रही है आपको, है ना, IE1 IE2 IE3। एक बात बताइए, M से M+ बना, तो बताइए मेटल पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ा या नहीं बढ़ा? बढ़ा। फिर M+1 से M+2 बढ़ा, पॉजिटिव चार्ज और बढ़ा। M+2 से M+3 बढ़ा, पॉजिटिव चार्ज और बढ़ा। तो हो क्या रहा है, ध्यान से देखिएगा, M से M+ बना, फिर M+ से M+2 बना, फिर M+2 से M+3 बना। जब आप M से M+3 की तरफ जा रहे हैं, तो क्या ये डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट है या नहीं है? M M+3 M+2। तो जब सेम एलिमेंट के डिफरेंट स्पीशीज आते हैं, तो मैंने आपको बार बार बोला एक ही हथियार काम में आता है, और वो हथियार कौन सा होता है? Z इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, Z इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है। अगर Z इफेक्टिव इसका ज्यादा है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा, और अगर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी भी ज्यादा लगानी पड़ेगी। और इसका मतलब यह है कि M से M+3 जाने पे जो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी है, यहां जो मैंने E1 दिया, यहां जो मैंने E2 दिया, यहां जो मैंने E3 दिया, वो लगातार क्या होती जाएगी बेटा? इंक्रीज होती जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से देखेंगे, E1 या IE1 is greater than IE2 is greater than IE3 is greater than any other। तो E1 से ज्यादा E2, E2 से ज्यादा E3, और जो लास्ट आई होगी वो इन सब में सबसे ज्यादा होगी। ये स्टेटमेंट ऑलवेज, ध्यान से सुनना, ये स्टेटमेंट ऑलवेज वैलिड है फॉर द सेम एलिमेंट। किसी भी एक एलिमेंट के लिए सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगी, चाहे वो दुनिया का कोई भी एलिमेंट हो। फर्स्ट आई से ज्यादा, सेकंड आई, सेकंड से ज्यादा थर्ड, ये कंटिन्यूअसली मूव करेगा। देखिए इसके ऊपर बेस्ड अभी तक जो पॉइंट पढ़ा है हमने, उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम लोग यहां पर देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन विद ऑप्शन आपके सामने आ गया। आर्गन है, ये हम गैसियस फॉर्म में लेके चल रहे हैं, यहां कुछ मेंशन नहीं है, बट गैसियस फॉर्म मान के चलेंगे। आर्गन से आर्गन+1 बना, पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, IE1 दिया। आर्गन+1 से आर्गन+2 बना, सेकंड IE। आर्गन+2 से आर्गन+3 बना, थर्ड IE। करेक्ट ऑर्डर ऑफ IE। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या ये सेम एलिमेंट के केसेस है या नहीं है बेटा? है। और सेम एलिमेंट के केसेस में आपको एक तो Z इफेक्टिव वाला कॉन्सेप्ट बताओ, और जस्ट अभी हमने बात करी है कि क्या पहला, दूसरा, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे, तो क्या आप सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज दे रहे हो? यस। और सेम एलिमेंट के लिए सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज इंक्रीज होगी, मतलब जो ट्रेंड आएगा वो क्या आ जाएगा? E1 से ज्यादा E2, E2 से ज्यादा E3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट फर्स्ट आई? फर्स्ट आई मतलब न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम में से पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लगने वाली एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट आई। ऑप्शन देखिए, यहां पर Na से Na+ बन रहा है, लेकिन ध्यान से देखो ये गैसियस है या सॉलिड है? सॉलिड। आप सॉलिड से इलेक्ट्रॉन निकालने को आई नहीं बोलते हैं, आई सिर्फ गैसियस से इलेक्ट्रॉन निकालने को कहा जाता, तो ये नहीं होगा। सेकंड, यहां देखिए गैसियस है, F2 से F+ बन रहा है, एक इलेक्ट्रॉन निकाला, गैसियस भी है, लेकिन क्या ये आइसोलेटेड है या बॉन्डेड है? बॉन्डेड है, तो इसे भी हम फर्स्ट आई में इंक्लूड नहीं करेंगे। थर्ड केस देखिए, मैग्नीशियम गैसियस फॉर्म में है, न्यूट्रल मैग्नीशियम गैसियस एटम है, आइसोलेटेड एटम है, और इससे आपने क्या बनाया? Mg+2। Mg से Mg+2 बनाने का मतलब है आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला या दो इलेक्ट्रॉन निकाले बेटा? दो इलेक्ट्रॉन निकाले, और दो इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब है पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपने क्या दिया होगा? IE1, तब जाके Mg से Mg+1 बना होगा, फिर Mg+1 से क्या बना होगा? Mg+2, तो उसे निकालने के लिए आपने क्या दिया होगा? सेकेंड आई। तो मतलब ये IE1 नहीं है, दिस इज IE1 प्लस IE2।
अब आता है लास्ट, एक ही ऑप्शन बचा है, ऑब्वियसली वही सही होगा। जेनॉन आइसोलेटेड है, गैसियस फॉर्म में है, न्यूट्रल है, और इससे केवल एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाला है, और पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी आपने दी होगी दैट विल बी IE1। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद हम बात कर रहे हैं अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। हमने जस्ट पहले रेडियस पढ़ा बेटा। रेडियस में मैंने आपको बोला था जनरली 5-6 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, सेम पीरियड का, सेम ग्रुप का, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट का, 2 एडजेसेंट पीरियड, 2 एडजेसेंट ग्रुप का, और एक रैंडम केस आता है। वही केसेस यहां भी आएंगे, 1 बाय 1 सारे केसेस डिस्कस करेंगे, ब्लॉक वाइज डिस्कस करेंगे, ध्यान से समझते जाइएगा। पहला फैक्टर, इन अ पीरियड। जनरली जब गिवन पीरियड का क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन जनरली सेकेंड थर्ड पीरियड का ही होगा, जैसा कि रेडियस में था, और फोर्थ पीरियड में से जनरली क्वेश्चन 3D सीरीज को लेकर आता है। पर 1 बाय 1 डिस्कस करें। इन अ पीरियड हमारे पास जो फैक्टर जनरली हम लोग अप्लाई करेंगे दैट विल बी जेड इफेक्टिव, जो कि हमने रेडियस में भी यूज करा था। इसके आगे मैंने कुछ बात लिखी है, ध्यान से देखें। मेनली जेड इफेक्टिव का यूज होगा, बट सेम पीरियड में थोड़ा बहुत जो एप्लीकेशन आएगा वो किसका आएगा बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कैसी, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है और उससे ठीक बाद आने वाला जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, एडजेसेंट जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, उनमें स्टेबिलिटी की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी की जो ऑर्डर होता है वो आपस में रिवर्स हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। देखेंगे उसको हम लोग बाद में। जनरल बात कर रहे हैं पहले जेड इफेक्टिव के बेस पे। लेफ्ट टू राइट जब हम किसी गिवन पीरियड में जाएंगे, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, हम लोग जानते हैं। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल का अट्रैक्शन बढ़ेगा, और अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी जो देनी पड़ेगी वो ज्यादा देनी पड़ेगी। तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। मतलब सीधा से एक रिलेशन आ रहा है कि जेड इफेक्टिव जो हमें यूज करना है और आई, तो जेड इफेक्टिव और आई कैसे दिख रहे हैं बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सेकेंड फैक्टर पे आ रहे हैं। सेकेंड फैक्टर कहां पर यूज करना है, इनर ग्रुप। सेम ग्रुप की जब बात होगी तो हमने जो फैक्टर यूज करना होता है वो होता है नंबर ऑफ शेल, या फिर नंबर ऑफ शेल के बदले अब हम क्या बोल दे रहे हैं बेटा, एटॉमिक रेडियस। अब देखिए डाउन द ग्रुप जब हम जाएंगे, टॉप टू बॉटम जब जाएंगे ग्रुप पे, तो एटॉमिक रेडियस जनरली इंक्रीज होता है। कॉन्ट्रैक्शन वाले ग्रुप्स अगर छोड़ दें तो अब जनरली बात करें तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो न्यूक्लियस के साथ जैसे जैसे रेडियस डाउन द ग्रुप जाने पर रेडियस बढ़ता जा रहा है, तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस बढ़ेगा। डिस्टेंस बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन कम होता जाएगा, और अगर न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन कम है तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना, दोनों का अट्रैक्शन तोड़कर इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन निकालना आसान मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी कम लगेगी। तो देखिए एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, अट्रैक्शन कम होगा, अट्रैक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगने वाली एनर्जी भी कम होगी। इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है एज एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। दोनों का रिलेशन देखें, एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, इसका मतलब इनवर्स रिलेशन आपको देखने को मिलेगा। आई विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। पीरियड की बात होगी, ग्रुप की बात होगी, सेम एलिमेंट के डिफरेंट स्पीशीज या आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज अगर आते हैं तो उसमें क्या होगा, देखिए इस फैक्टर को। तीसरा फैक्टर, बार बार एक ही हथियार, दैट इज जेड इफेक्टिव, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। और जेड इफेक्टिव और आई कैसे होते हैं बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पर यह केस मैं आपको बार बार बोल चुका हूं, कोई भी टॉपिक आ जाए, एटॉमिक रेडियस, आईई, ईए, ईएन, जब भी सेम एलिमेंट के डिफरेंट स्पीशीज आएंगे, फॉर डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, एक ही हथियार काम में आएगा और वो है जेड इफेक्टिव एंड जेड इफेक्टिव। चलिए इन तीन फैक्टर्स को देखने के बाद अब मैंने आपको बोला था कॉन्फ़िगरेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गिवन पीरियड में, उसको कैसे अप्लाई करना उसके ऊपर बात कर रहे हैं। देखिएगा फोर्थ जो फैक्टर आ रहा है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम जानते हैं कई टाइप के हो सकते हैं, स्टेबल और अनस्टेबल। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कैसे माना जाता है, तो स्टेबल उन्हें माना जाता है जो जनरली या तो हाफ फील्ड होते हैं
या फुलफिल्ड होते हैं। अब हाफ फिल्ड और फुलफिल्ड कैसे डिसाइड होता, तो हम जानते हैं एसपीडीएफ सबशेल्स में जितनी कैपेसिटी होती है, अगर उससे हाफ इलेक्ट्रॉन आए तो उसे हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड आ जाए तो उसे फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। हाफ फिल्ड में अगर मैं बात करूं तो S1, P3, D5, F7 आपको देखने को मिलेगा, और S की मैक्सिमम कैपेसिटी 2, P की 6, D की 10 और F की 14। ये हाफ फिल्ड और फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। बट ध्यान दें, यहां पर S1 देखने में क्या लग रहा है कि S में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक ही आया है मतलब हाफ होगा, लेकिन ध्यान रखें S1 को हाफ फिल्ड कंसीडर नहीं करते। S1 को कभी भी स्टेबल नहीं मानना है। क्यों नहीं मानना है? क्योंकि हाफ फील्ड के लिए कंडीशन होती है कि एक्सचेंजेस पॉसिबल होने चाहिए। देखिए, एक्सचेंजेस पॉसिबल होने का मतलब क्या, एस में तो एक ही डब्बा है और एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये किसी और से एक्सचेंज नहीं हो सकता। पर पी, डी और एफ में, पी को मैं एग्जांपल लेकर बता रहा हूं, अगर इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है तो आपने एक्सचेंज एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि इनको आपस में हम क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। तो बेटा हाफ फील्ड होने के लिए एक्सचेंज होना जरूरी है। वो एक्सचेंज पी में होगा, डी में होगा, एफ में होगा, लेकिन एस में नहीं होगा। इसीलिए ध्यान रखें, S1 को हम लोग हाफ फील्ड कंसिडर या स्टेबल कंसिडर नहीं करेंगे और नहीं करेंगे। चलिए आगे बात कर रहा हूं, इन कॉन्फ़िगरेशन में होगा क्या, तो ध्यान से सुने। P3 कॉन्फ़िगरेशन है, P4 कॉन्फ़िगरेशन है आपके सामने, ठीक है, P3 और P4। क्या P3 हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है या नहीं है? और क्या P4 ठीक उसके बाद आने वाली कॉन्फ़िगरेशन है या नहीं, एडजेसेंट कॉन्फ़िगरेशन है या नहीं? तो है। एडजेसेंट में हम नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो P3 के जस्ट बाद कौन आता है, P4। अगर मैं बात करूं पीरियोडिक टेबल की, तो हम लोग जानते हैं जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे, है ना, स्पेशली हम S और P ब्लॉक के रिस्पेक्ट में बात करें, तो पहला जो ग्रुप है उसका कॉन्फ़िगरेशन S1, फिर कौन S2, फिर P ब्लॉक स्टार्ट होगा, P1, P2, P3, P4, P5 और P6, ये कॉन्फ़िगरेशन आएंगी। अभी P3 और P4 की जब मैं बात कर रहा हूं, तो क्या हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? बेटा कर रहे हैं। लेफ्ट टू राइट हमारे पास जो फैक्टर होता है, वो फैक्टर कौन सा होता है, Z इफेक्टिव। Z इफेक्टिव बढ़ता है, अट्रैक्शन बढ़ता है, और आई क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। मतलब P3 P4 में कायदे से जब हम देखें, P3 P4 में कायदे से जब हम देखें, तो बेटा लेफ्ट टू राइट जाने पर आई ज्यादा होनी किसकी चाहिए, P4 की। लेकिन आप इस ऑर्डर को देखिए, N यहां पर पीरियड नंबर बता रहा है, सेम पीरियड के लिए। सेम पीरियड में P3 P4 में से ज्यादा होना चाहिए था P4 को, लेकिन ज्यादा मिलता कौन है, P3 मिलता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि P3 हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है और P4 स्टेबल नहीं है, नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है। जब भी दो एडजेसेंट कॉन्फ़िगरेशन, ध्यान रखना एडजेसेंट, P3 को P5 से एडजेसेंट कभी भी नहीं मानूंगा। P3 के जस्ट बाद कौन आता है, P4। तो बेटा P3 P4 में से ज्यादा IE किसकी मिलेगी, P3 की। क्यों मिलेगी, रीजन भी समझिएगा। बेटा P3 में से जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, P2। पहले ये स्टेबल था, इलेक्ट्रॉन निकाल के जब P2 बनाऊंगा तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। कोई भी चीज स्टेबल से अनस्टेबल बनना चाहेगी क्या, नहीं, आसानी से नहीं बनेगी। तो अगर इसको P3 से P2 बनाना है, स्टेबल से अनस्टेबल बनाना है, तो मुझे जबरदस्ती अनस्टेबल बनाना पड़ेगा। और जबरदस्ती अनस्टेबल बनाऊंगा तो बेटा एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। जबकि P4 पहले अनस्टेबल है और एक इलेक्ट्रॉन निकालते ही ये क्या बन जाएगा, P3। मतलब ये अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ जा रहा है। कोई भी प्रोसेस अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ आसानी से जाएगी, खुद ब खुद जाएगी। तो इसमें से ये खुद अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से देगा। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन कंपैरेटिवली जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो कम। तो बेटा इफेक्ट ही आ जाता है दोनों का कंबाइंड की P3 P4 में से P3 की IE क्या हो जाती है, ज्यादा। अब सुनिए, ये जो केस है इसके बारे में एक पॉइंट यहां पर लिखा है, खास बात, कि ये जो कॉन्सेप्ट इट इज वैलिड ओनली अप टू 4th पीरियड। और खास अच्छी बात यह है कि नीट में जब भी गिवन पीरियड का क्वेश्चन आता है वो 2nd या 3rd पीरियड का आता है, मैक्स टू मैक्स 4th पीरियड का आता है। इसलिए यह पॉइंट आपको 5th और 6th में लगाना नहीं है। पहली बात तो उसमें होता नहीं है, क्यों नहीं होता उसका रीजन बताऊंगा। बट हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि P3 P4 में आपस में क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। मैं इसी तरह से बोलूंगा, P3 P4 का ऑर्डर जो रिवर्स हो रहा है, मैं ये बोलूंगा कि P3 P4 में एक्सचेंज होगा। इसका मतलब P3 की IE इधर चली जाएगी और P4 की IE इधर चली जाएगी, एक्सचेंज हो जाएगा। ध्यान से देखें, ठीक है। ये कंडीशन अभी हमने डिस्कस करी। एग्जाम्पल देखें,
NP3 मतलब P ब्लॉक का थर्ड ग्रुप, वो कौन सा ग्रुप होता है बेटा? ग्रुप 15, P4, NP4, P ब्लॉक का फोर्थ ग्रुप, दैट इज ग्रुप 16, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली। तो सबसे पहले सेकेंड पीरियड की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आएगा नाइट्रोजन, यहां आएगा ऑक्सीजन। आयनाइजेशन एनर्जी की बात चल रही है। P3 P4 में से ज्यादा आईई किसकी? P3 की। कहां तक वैलिड है? फोर्थ पीरियड तक वैलिड है। देखिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन का जो आई का ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा? एक्सचेंज हो जाएगा। एलिमेंट्स याद नहीं करना, ये मत रटना कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन आया तो ऑर्डर चेंज नहीं, कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है। P3 और P4 आया तो P3 P4 का ऑर्डर क्या हो जाएगा? एक्सचेंज हो जाएगा। थर्ड पीरियड फॉस्फोरस सल्फर, अगेन P3 P4 में से ज्यादा आई किसकी? P3 की। सेम पीरियड में P3 P4 में से ज्यादा आई किसकी? P3 की। फोर्थ पीरियड अगेन P3 P4 में एक्सचेंज होगा। लेकिन क्या 4 पीरियड हो गए बेटा? यस। फिफ्थ एंड सिक्स्थ में ये कॉन्सेप्ट नहीं चला, नॉर्मल ट्रेंड देखा गया। नॉर्मल ट्रेंड क्या होना था? P3 P4 में हम कैसे जा रहे हैं? लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। लेफ्ट टू राइट जाने पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगना चाहिए था? जेड इफेक्टिव बढ़ना चाहिए, बढ़ेगा तो आई भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो देखिए फिफ्थ और सिक्स्थ पीरियड में रेड कलर से मार्क कर रखा है। नीट में हालांकि ये क्वेश्चन पूछे नहीं गए अभी तक, बट फिर भी पता होना चाहिए कि फिफ्थ और सिक्स्थ पीरियड में P3 P4 में कोई एक्सचेंज नहीं है। P3 P4 का एक्सचेंज केवल कहां तक लगेगा? फोर्थ पीरियड तक। और फिफ्थ और सिक्स्थ पीरियड में P3 P4 में से ज्यादा आई किसकी हो जाती है? P4 की। अब क्यों हुआ ऐसा? मैंने बोला इसकी आई ज्यादा क्यों थी? ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। बेटा फिफ्थ और सिक्स्थ पीरियड में क्या हुआ? आप देखो डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो शेल नंबर बढ़ रहे। जैसे जैसे शेल नंबर बढ़ेगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर याद करें, शेल नंबर बढ़ने के साथ सबशेल्स का एनर्जी गैप कम हो जाता है। सबशेल्स का एनर्जी गैप कम हो जाता है। और अगर सबशेल का एनर्जी गैप कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह जंप करना आसान हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी का गैप कम है, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जाएगा। और अगर एक जगह से दूसरी जगह जंप कर लेगा तो बेटा जो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है ना, इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह इजीली जंप करेगा। इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह इजीली जंप करेगा तो वो स्टेबल कम हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी स्टेबिलिटी आसानी से ब्रेक कर सकता है। और इसीलिए यहां पर स्टेबिलिटी से ज्यादा डोमिनेट कौन कर गया? जेड इफेक्टिव डोमिनेट कर गया। और लेफ्ट टू राइट जाने पर P3 P4 में देयर इज नो एक्सचेंज इन फिफ्थ एंड सिक्स्थ पीरियड। ध्यान से देखें। चलिए आगे बात कर रहा हूं। लास्ट जो फैक्टर यहां पर आता है, अगेन कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड है। अभी हमने बात करा कि सेम पीरियड में जब P3 P4 होगा, वैसे तो लेफ्ट टू राइट जाने पर आईई बढ़ेगी, लेकिन P3 P4 में एक्सचेंज होगा, मतलब दोनों का ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ऐसा एक और जगह देखने को मिलेगा और उसका रीजन होता है पेनिट्रेशन पावर। पहले लेक्चर्स में भी बोल चुका हूं, जब जेड इफेक्टिव में SPDF की बात करी थी तब भी पेनिट्रेशन वर्ड मैंने यूज किया था। क्लोजनेस टू न्यूक्लियस, ठीक है। देखें क्या कंडीशन है S2 और P1। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था जब आप S और P ब्लॉक की बात करेंगे, S1 S2 P1 P2 P3 P4 P5 P6, ये कंडीशन आ रही है। हमेशा ये जो कॉन्फ़िगरेशन वाले फैक्टर है ये एडजेसेंट कॉन्फ़िगरेशन में लगेंगे। जैसे S2 के ठीक बाद कौन आता है? P1। हालांकि S2 स्टेबल से भी आप देख सकते हो, बट क्लोजनेस टू न्यूक्लियस ज्यादा बेटर ऑप्शन है। जब भी एडजेसेंट कॉन्फ़िगरेशन हो, और एडजेसेंट कॉन्फ़िगरेशन कैसा कि जिसमें एक जगह इलेक्ट्रॉन S सबशेल में है और दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन P सबशेल में है। इसी तरह से अगर D1 आ जाए या F1 आ जाए, हालांकि उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी अगर दो डिफरेंट सबशेल्स हैं और एडजेसेंट कॉन्फ़िगरेशन वाले हैं तो बेटा S न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज है, P थोड़ा दूर, D और दूर, और F उससे ज्यादा दूर। तो एडजेसेंट कॉन्फ़िगरेशन रखने वाले जब भी डिफरेंट सबशेल आएंगे, एडजेसेंट कॉन्फ़िगरेशन ध्यान रखना, तो S और P में से ज्यादा क्लोज कौन है? न्यूक्लियस के S। तो जो न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस के क्लोज होने की वजह से न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इस पर ज्यादा होगा, इसके इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। कायदे से लेफ्ट टू राइट जाने पर आईई क्या होना चाहिए था? बढ़ना चाहिए था, मतलब इसका आई ज्यादा होना था लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव के बेसिस पे। लेकिन ड्यू टू क्लोजनेस टू द न्यूक्लियस ज्यादा आई किसकी देखी गई है? S2, और कम आई किसकी देखी गई है? P1। ये कलाकारी अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि S2 और P2
में से ज्यादा आई किसकी, तब पेनिट्रेशन पावर ना लगाना बेटा। क्यों नहीं लगाना? मैंने क्या बोला, दो डिफरेंट सबशेल दिख रहे हैं, यस, लेकिन क्या ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन एक दूसरे के जस्ट एडजेसेंट है? नहीं। S2 के एडजेसेंट कॉन्फ़िगरेशन कौन होगा? P1। तो बेटा ये कहानी सिर्फ S2 P1 में लगेगी। S2 P2 में 2 बार Z इफेक्टिव बढ़ चुका है, और ये Z इफेक्टिव जो बढ़ा ये पेनिट्रेशन पावर को ओवरकम कर जाता है, ये डोमिनेट कर जाता है, और इसीलिए S2 P2 में जाने पर नॉर्मल Z इफेक्टिव का ट्रेंड लगेगा, और S2 और P2 में से ज्यादा आई किसकी हो जाएगी? P2 की। तो ध्यान रखना, ये जो कॉन्फ़िगरेशन वाला जो फैक्टर है ये P3 P4, इससे पहले देखा था P3 P4 एक्सचेंज होगा, और यहां पर क्या दिख रहा है? S2 P1 आपस में क्या हो जाएंगे? एक्सचेंज। अब खास बात सुने, S2 P1 एक्सचेंज हो जाएंगे। ये पॉइंट भी पिछले ही पॉइंट की तरह P3 P4 के एक्सचेंज की तरह ऑलवेज वैलिड अप टू 4th पीरियड, बट वहां पर 5th और 6th पीरियड में वो पॉइंट वैलिड नहीं था। यहां पर क्या, फॉर 5th एंड 6th पीरियड ये पॉइंट वैलिड होगा इफ एंड ओनली इफ डेल्टा Z, डेल्टा Z मतलब एटॉमिक नंबर का डिफरेंस S2 और P1 के जो एलिमेंट्स होंगे उनके एटॉमिक नंबर का डिफरेंस अगर 1 है तब तो ये पॉइंट वैलिड होगा, लेकिन अगर एटॉमिक नंबर का डिफरेंस 1 से ज्यादा है तब ये वैलिड नहीं होगा। पर ये पॉइंट किसके लिए? फॉर 5th एंड 6th पीरियड। 4th पीरियड तक ऑलवेज वैलिड वेदर द डिफरेंस ऑफ एटॉमिक नंबर इज 1 और मोर देन 1। चेक कर रहे हैं इसके केसेस, एग्जांपल्स। S2 P1, S2 का ग्रुप अगर मैं देखूं तो S ब्लॉक का ग्रुप नंबर 2, जिसका आउटर मोस्ट शेल में S2 कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा, और P1 मतलब P ब्लॉक का ग्रुप नंबर 1, दैट इज ग्रुप 13। एक बात देखिए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एटॉमिक नंबर है 4, एटॉमिक नंबर है 12, एटॉमिक नंबर है 20, बोरॉन 5, एल्यूमिनियम 13, गैलियम 31। क्या ये एलिमेंट सेकेंड पीरियड को बिलोंग करता है? यस। ये एलिमेंट 3rd पीरियड को बिलोंग करते हैं? यस। और ये एलिमेंट 4th पीरियड को बिलोंग करते हैं। S2 P1 में से ज्यादा आई कायदे से लेफ्ट टू राइट जाने पर होनी किसकी चाहिए थी? P1, बट ड्यू टू पेनिट्रेशन पावर S2 P1 में एक्सचेंज हो जाएगा, मतलब P1 की आई कम हो जाएगी और S2 की आई ज्यादा हो जाएगी। तो बेटा 4th पीरियड तक तो बिना कुछ सोचे समझे S2 का IE क्या कर देना है? ज्यादा कर देना है। इसका कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट शेल 2s2, इसका कॉन्फ़िगरेशन 3s2, इसका कॉन्फ़िगरेशन 4s2, इसका कॉन्फ़िगरेशन 2p1, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकलेगा हमेशा, ध्यान रखिएगा, 3p1, 4p1। तो बेटा S2 P1 जब भी सेम पीरियड के आ जाए अप टू 4th पीरियड S2 का IE हमेशा ज्यादा। आगे देखिए, इसी में जब मैं स्ट्रॉन्शियम और बेरियम लेता हूं, स्ट्रॉन्शियम 5th पीरियड, बेरियम 6th पीरियड, एटॉमिक नंबर याद करिए तो स्ट्रॉन्शियम का एटॉमिक नंबर है 38 और बेरियम का एटॉमिक नंबर है 56। सिमिलरली इसके 5th और 6th पीरियड के जो एलिमेंट है इंडियम, थैलियम, एटॉमिक नंबर 49 एंड एटॉमिक नंबर 81। फिर से देखिए, इसका कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट शेल 5s2, 6s2, इसका आउटर मोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन 5p1 और इसका आउटर मोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन 6p1। सेम पीरियड का S2 P1 जब भी आ जाए, कौन कौन आ जाए? S2 P1, तो 4th पीरियड तक तो बिना कुछ सोचे समझे, 4th पीरियड तक तो बिना कुछ सोचे समझे S2 P1 में से कौन ज्यादा? S2 ज्यादा। लेकिन 5th और 6th पीरियड में जब मैं बात कर रहा हूं तो बेटा 5th और 6th पीरियड में यह पॉइंट तब वैलिड होगा जब डिफरेंस बिटवीन द एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 1। आप देखिए, स्ट्रॉन्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 38 और इंडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 49। क्या दोनों का एटॉमिक नंबर का डिफरेंस 1 है या 1 से ज्यादा है? 1 से ज्यादा। और 5th और 6th पीरियड में अगर ऐसा हो गया तो IE का ऑर्डर चेंज हो जाएगा, Z इफेक्टिव से सॉल्व हो जाएगा, और इसीलिए यहां पर S2 P1 में S2 ज्यादा नहीं हुआ, P1 ज्यादा हुआ, क्योंकि 5th एंड 6th पीरियड में एटॉमिक नंबर का डिफरेंस 1 होने पर ही यह पॉइंट वैलिड होता है। एक और केस बनता है इसका, ध्यान से देखें बेटा, ग्रुप नंबर 2 का कॉन्फ़िगरेशन तो NS2 है ही, बट ग्रुप नंबर 12 जिंदगी कबाड़ा हो गई। याद करिए, जिंक का कॉन्फ़िगरेशन क्या बनता है? 4s2 3d10। 4s2 3d10 में से 3d10 तो इनर शेल है, तो जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कहां से निकलेगा? 4s2 से।
4s2 क्या ns2 टाइप का कॉन्फ़िगरेशन है? यस। ग्रुप नंबर 12 को मेंडलीव में सेकेंड 2b बोला जाता है। ये 2a होता है और ग्रुप 12 2b होता है, क्योंकि दोनों के वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन। यहां पर ग्रुप 2 में आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और ग्रुप 12 के आउटर मोस्ट शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेंगे। देखिए कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे बात कर रहे हैं। यहां पर ग्रुप 12 ns2 n-1 d10 इसका कॉन्फ़िगरेशन है, बट इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर मोस्ट शेल से निकलेगा। इसका एटॉमिक नंबर 30, इसका एटॉमिक नंबर 48, इसका एटॉमिक नंबर 80 होता है। इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो 4s2 से, इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 5s2 से, इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 6s2 से निकलेगा। ग्रुप 13 अगेन np1, एटॉमिक नंबर 31, 49, 81 आ जाता है। इसका इलेक्ट्रॉन निकलेगा 4p1, यहां पर 5p1, यहां पर 6p1। जब सेम पीरियड के S2P1 को कंपेयर करना हो तो बेटा फोर्थ पीरियड तक तो बिना कुछ सोचे समझे, ये फोर्थ पीरियड में बिलोंग करता है जिंक गैलियम, फोर्थ पीरियड तक ऑलवेज S2 इज ग्रेटर देन P1। लेकिन फॉर फिफ्थ एंड सिक्स्थ पीरियड जब हम बात करते हैं तो फिफ्थ और सिक्स्थ पीरियड में S2P1 में तभी S2 ज्यादा होगा जब S2P1 के एटॉमिक नंबर का डिफरेंस कितना हो? 1। और आप देखो 48, 49 एटॉमिक नंबर डिफरेंस 1 है, 80, 81 एटॉमिक नंबर डिफरेंस 1 है। और वैसे भी ग्रुप 12 और ग्रुप 13 बिल्कुल पास होते हैं, तो दोनों का एटॉमिक नंबर का डिफरेंस 1 ही चलेगा। और इसीलिए अगर एटॉमिक नंबर का डिफरेंस 1 है देन दिस पॉइंट इज अगेन वैलिड फॉर फिफ्थ एंड सिक्स्थ पीरियड ऑल्सो। तो बेटे यहां पर भी S2P1 में ज्यादा IE किसकी हो जाएगी? S2 की हो जाएगी।